सभी साधकों का कल्पांत हीलिंग सेंटर में स्वागत है। सभी को प्रणाम। ओम। ओम प्रणाम आचार्य श्री जी को ओम तथा प्रणाम। मीनू आचार्य मीनू श्री जी तथा यहाँ पर मंच के ऊपर जो सभी अध्यापक भी है, अभ्यासक भी है, साधक भी है और जो ज्ञान के पीयूष है, तो इन सब ज्ञान पीयूषों को मैं आज प्रणाम करती हूँ कि आपके अंदर शिद्दत तो है, बस थोड़ी सी साधन को साधने की जो सरलता कहते हैं, उस सरलता पे सरल चलने में थोड़ी सी धीमाई है। चल रहे हैं पर भूल रहे हैं, तो भूलो मत। ऐसे नहीं है कि नहीं चल रहे हैं पर भूल रहे हैं। दूसरी बात, हम जब भी, मैंने शुरू में ही बोला है, आप अपना समय जिसे देते हो आप वो बन जाते हो। आप अगर अपना समय सोने को देते हो आप आलसी बनते हो, कुंभकर्ण बनते हो। आप अगर अपना समय अभ्यास को देते हो तो धनुर्धर बन जाते हो, कि जिसे सिर्फ और सिर्फ वो मछली की आग दिखती है, बाकी कुछ नहीं दिखता है अर्जुन को, बस उसे वो आग दिखती है। तो हमें क्या बनना है ये हमें तय करना है। आपको श्री मंच पे आना है तो क्यों आना है ये हमें तय करना है। हम हमारा समय मूवी देखने में भी लगा सकते हैं, हम हमारा समय सोने में भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं आप सबके अंदर के परमात्मा को, आत्मा को प्रणाम करती हूँ कि आप अपना समय विद्या अर्जन को लगा रहे हैं। यहाँ पे सारी उम्र के सभी लोग बैठे हैं, तो इस मंच से जुड़ते समय जब आपके मन में यह भाव आए है कि नहीं, हमें कुछ तो लेना है, कुछ तो करना है, यह आज के भाव नहीं है, ये हमारे जन्म जन्मांतर से चलते आए हुए हमारे आत्मा के संस्कार है। बस हम ढूंढ रहे थे और हमें कुछ मिला और वहां हम रुक गए, क्योंकि आज बोलते बोलते 20 दिन हो गए हैं। 20 दिन अगर आप हमारे साथ आ रहे हो, हमारे साथ आगे चल रहे हो, ना आप हमें कुछ दे रहे हो ना हम आपको कुछ दे रहे हैं। वैसे अगर देखो तो आप हमें अपना समय दे रहे हैं और हम भी हमारे पास जो भी जानकारी, ज्ञान, साधन है हम दे रहे हैं। लेकिन इसका मूल्यमापन करने वाला कौन है? वह परमात्मा है। वही करेगा कि कौन किसको क्या दे रहा है। मेरा तो हमेशा एक बात होती है कि लेके जाएंगे नहीं तो देके जाएंगे। क्या पता आज मुझे लग रहा है कि मैं इस मंच पे बैठ के बहुत कुछ बोल रही हूँ, लेकिन क्या पता कि कल यहाँ से कोई ऐसा निर्माण होगा कि वो मुझे भी ज्ञान दे के जाएगा, और मुझे बड़ी खुशी होगी कि यहाँ से कोई एक बड़ा हस्तरेखा अरविंद बनेगा, मुझसे भी ज्यादा, मुझसे वो टकराएगा, मुझसे वो बोलेगा नहीं ये नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा है। वो जब रिसर्च करेगा ना, मुझे बड़ी खुशी होगी। कोई मुझे पार कर आगे जाए तो मुझे बड़ी खुशी होगी इस बात की, क्योंकि कभी भी एक अच्छा मार्गदर्शक, एक शिक्षक, मैं अपने आप को गुरु नहीं बोलूंगी, मैं अच्छा मार्गदर्शक, शिक्षक की बात बोलूंगी, लेकिन अध्यात्म में बोला जाता है गुरु तब खुश होता है जब उसका चेला उससे आगे प्रगति करता है। तो मुझे ये कहना है कि आप सब लोगों को शुरुआत से ही अच्छे से सीखना है। आप बोलोगे कि हम पूरा बटोर लेंगे, फिर चिंतन करेंगे, फिर मंथन करेंगे, नहीं, हमने भी हमारी उम्र दी है इसके अंदर, हमारा बहुत समय दिया है, और आप बहुत भाग्य, आपको 20, 25, 50 दिन में दे रहे हैं, तो बहुत भाग्यशाली हो। अपने भाग्य का उपयोग करो, क्योंकि बहुत बार ऐसे होता है, हमारे अभ्यास में आएगा, हमारे हाथों में कर्म की रेखा होती है, हमारे हाथ में भाग्य की रेखा होती है। हमारे यहाँ पे एक मुहावरा है, भाग्याने दिला आणि कर्माने नेलं। माने के आपको भाग्य ने तो दे दिया है, लेकिन आपके खुद के कर्म, आपके खुद की बुद्धि, आपके खुद का कार्य, आपके खुद का कार्य क्षमता उस चीज को काट देती है, तो फिर उसे भगवान भी नहीं बचा पाता। सबने रामायण में एक कथा सुनी है कि जब नल नील भगवान श्री राम का नाम लिखकर समुद्र में पत्थर डालते थे, और वो पत्थर तैर रहे थे, जिसका पुल आज भी वहां पर है। तो भगवान राम जी ने बोला मेरे नाम में क्या है, जैसे मैं बोलती हूँ मेरे नाम में क्या है, रेखा, मेरा सिर्फ नाम रेखा है, 7-7 रेखा तो आप सबके हाथ में है, मेरा तो ओनली नाम ही रेखा है। तो वैसे भगवान राम जी बहुत बड़े हैं,
यमक जुड़ जाता है तो थोड़ा सा बोल लेती हूँ। बहुत सब सीरियस बैठे थे ना, हंसाने का कोशिश किया थोड़ा सा। तो राम जी मेरे इष्ट है और इष्ट पिता होते हैं, तो उनके लिए थोड़ा बोला तो चलता है. तो हा, दैव देते आणि कर्म नेते, पण एवढं सुस्पष्ट कळालं नसतं म्हणून म्हटलं असं बोलावं. तो भगवान राम जी ने, थैंक यू मैडम जी. तो राम जी बोले कि मेरे नाम से क्या है, मेरा नाम लिखकर ये लोग डाल रहे हैं और पत्थर तैर रहे हैं, तो क्यों इनको मेहनत करवाऊं मैं नाम लिखने के लिए. नाम लिखेगा, फिर वो उसके हाथ में देगा, फिर वो डालेगा, फिर वो पत्थर तैरेगा, उससे मैं ही सारे पत्थर रात भर में डाल देता हूँ. बेचारे सारे थक गए हैं वानर सेना. तो भगवान ने लिया पत्थर, डाला पानी में. पहला पत्थर पानी में, दूजा पत्थर पानी में, तीजा पत्थर पानी में. इधर उधर देखा और बोले अच्छा हुआ किसी ने नहीं देखा. फिर धीरे से हनुमान जी पेड़ के पीछे से आए और हनुमान जी बोले स्वामी मैंने तो देख लिया. राम जी बोले ये भैया बात किसी को ना बताना कि साधारण वानर के नल नील के हाथों से पत्थर तैरता है और मुझे लोग इतना मानते हैं और मेरे हाथों से पत्थर होता है. तब हनुमान जी बोले कि राम से बड़ा राम का नाम है. रेखा किशोरी बड़ी नहीं है, रेखा किशोरी का अभ्यास बड़ा नहीं है, लेने वाला, समझने वाला और उसे अध्ययन करने वाला बड़ा है. तो राम से बड़ा राम का नाम है और प्रभु आपके तो नाम में ये शक्ति है कि ये पत्थर तैर रहे हैं. जिसे राम ही डाल दे, जिसे भगवान ही डाल दे, उससे कौन तारे. तो उसी तरह से मुझे कहना है कि आप अभ्यास तो ले रहे हो, लेकिन उसे अगर आप अध्ययन नहीं करोगे, आप अगर उसे ऐसे किसी कोने में डाल दोगे, तो आपके यहाँ दिए हुए 25, 50, 100 दिन कोई उपयोग के नहीं है. आप सिर्फ डिंगे मारते रह जाओगे. मेरी भाषा में कि हमने तो 3 महीने क्लास ली, हमने तो 6 महीने क्लास ली, और कल कोई 10 दिन की क्लास लेके जाने वाला व्यक्ति आपसे आगे निकल जाएगा. इसीलिए मैं चाहती हूँ ध्यान दीजिए. अभी तो हमने बहुत छोटा विषय बोला, इसीलिए मैंने शुरू में बोला. सबको लगा होगा, कुछ लोगों के मुझे कॉल्स भी आए, आप विषय तो बहुत सुंदर दे रहे हो, हटने का मन नहीं करता है, ऐसे लगता है क्लास चलनी चाहिए, किंतु थोड़ा फास्ट सिखाओ ना, हमें वो सारी रेखाओं का बताओ ना, हमें वो प्रिडिक्शन करना बताओ ना, हमें मेरे बेटे का देखना है, ये करना है. ऐसे काफी प्रश्न आते हैं. ये बातें तो हम आपको उस दिन भी बोले कि 400 पेज की अगर कोई किताब है ना, तो हम वो आपको 4 दिन में रटा देंगे. लेकिन उसके बाद क्या, उसके बाद होता है हमारा अनुभव, हमारा निरीक्षण, हमारा परीक्षण. हमें यहाँ पर देखी गई, बताई गई हर बात को निरीक्षण, परीक्षण करना है. हमें यहाँ दी गई हर बात को, हस्तरेखा विषय ऐसा है, हस्तरेखा क्या कोई भी विषय आप देखिएगा कि हमारा जो ये मस्तिष्क है ना, आप मुझे एक बात बताओगे, कोई भी जैसे कि हमने मोर का नाम लिया, आपको क्या याद आता है, मोर कैसा होता है? अपने आप को अनम्यूट कीजिए और बताइए मोर कैसा होता है. मोर की विशेषता क्या होती है? नाचता हुआ पक्षी और बहुत मन को आकर्षित. और ज्यादा मोर माने कृष्ण भगवान के मुकुट में सजने वाला मोर का पंख, ये याद आता. चलिए, तो इसका मतलब क्या है, मोर का परिचय उसके पंख है. हमें ऐसा उसका फूला हुआ पंख, फिर वो हमें कृष्ण भगवान के मस्तिष्क पे दिखेगा, कहीं पे भी दिखेगा. क्या अब आपको अगर कोई पूछे कि ऑडियो ऑन कर लें. 2 मिनट में थोड़ा प्रश्नोत्तर कर रही हूँ, 5 मिनट के लिए आप सभी का म्यूट रखें और एक एक करके बोले, सब एक साथ मत बोले. जिसको बोलना है वो हैंड राइज करे. उसी तरह से अगर आपको कोई बोलेगा कि हस्तरेखा विषय कौन सिखाता है, इतने दिन से आप लोग हमें देख रहे हो, कोई एक बात पे आपने निरीक्षण किया होगा कि रेखा किशोरी जी के लिए बोले तो वो रेखा किशोरी जी ऐसी, तो आपने क्या नोट किया? जो सामने दिखता है वो बोलो, एक एक शब्द बोलने का सबने, बाकी नहीं. जो एक पकड़ा है आपने वो बोलना. अनुभवी. मैं बोलूं? आप बोलो, एक एक करके बोलो. एक अल्हड़, मुस्कान वाली, हमेशा मुस्कुराती हुई, चंचल और
तेजस्वी बस बस बस, धन्यवाद। और रेखा किशोरी जी। रेखा जी, राधा रेखा रानी जी याद आती है किशोरी जी के नाम। धन्यवाद जी। और मोर जैसे सदा खुश रहता है ना, वैसे जी हमेशा आनंद में रहता है वो, वैसे आप है। धन्यवाद। और किसी ने कुछ नहीं देखा? हाँ देखा ना, रेखा किशोरी मैम, अगर कोई नर्वस बैठा है दिखाई दे रहा है तो एकदम से हैप्पीनेस आ जाएगी सबके लिए और सब हंस लेंगे। सबसे अच्छी बात है कि अगर इंसान सुन रहा है गौर से और क्या नाम के वो उसमें डूब चुका है लेकिन फेस पे मुस्कान नहीं है, तो उस मुस्कान को लाने के लिए रेखा किशोरी मैम काम करती है सबसे पहले। चलो, रेखा जी, आप धारा प्रवाह बोलती हैं और सटीक वर्ड्स का इस्तेमाल करती हैं। धन्यवाद। और और कोई कुछ? हाँ जी। आप बहुत प्यार से समझाती हो, जिसको जिस तरह से समझ में आए उस तरह से समझाती हो, फिर स्केल निकाल देती हो लास्ट में, जैसे आज हुआ, क्या तुम इतने दिन से समझा रही, आप समझ नहीं रहे हो, और आपको लोग जितना भी जाने उतना कम है। बस धन्यवाद। इतना ही कहना है, उसमें बहुत सारी बातें। थैंक यू। ज्ञान के पुंज हो, लोगों को निराशा से आशा में लाते हो और प्यार की बरसात सबके ऊपर डाल देते हो, तो सब अपने गम भूल जाते हैं। आप मोबाइल नंबर से सेव है, मोबाइल नाम से आप अपने नाम से सेव हुआ कीजिए, अपने नाम से अटेंड किया कीजिए। ये मैंने अभी क्या है, मोबाइल से अटेंड किए, बिकॉज मैं लैपटॉप से करता हूँ नॉर्मली। विष्णु शर्मा, जयपुर से। जी चलिए, हो गया सबका? नहीं ना, जी मैं हाँ। बाकी हूँ। हाँ, बोलो बोलो बोलो। पहले तो आप मेरे को क्वेश्चन एक बार रिपीट करें, क्योंकि मैं क्षमा चाहूंगी कि वो क्वेश्चन मेरे से मिस हो गया जो आपने पूछा था। मैंने कहा किसी ने अगर पूछा ना रेखा किशोरी कैसी दिखती है, क्या बोल, रेखा किशोरी क्या है, रेखा किशोरी की पहचान के लिए आप क्या बोलोगे? तो मैम, जैसे हमने सभी लोगों ने अपने अपने वक्तव्य दिए कि आप ऐसे लगते हो तो उनको खुशी चाहिए, तो आपको बात करके या आपकी स्माइल देख के वो खुश हो जाते हैं। तो मुझे तो आप लगते हो, सिर्फ एक ही शब्द बोलूंगी, माँ। क्योंकि जब हम माँ को देखते हैं तो हर चीज हमारे को मिल जाती है जो हमें चाहिए होती है। ब्यूटीफुल, थैंक यू सो मच। बहुत बढ़िया प्रिंसेस। चलो, मुझे नहीं लगा था आप लोगों ने इतना कुछ कैच किया। मैंने तो बहुत छोटी सी बात पूछी थी, लेकिन सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और आचार्य, आपको प्रणाम। अब आप सबको अनम्यूट कर सकते हो या 1 मिनट के लिए रखो। जी। रेखा किशोरी बोले तो ज्यादातर लोगों को याद आता है कि वो टीके वाली क्या, और आपने तो इतनी सारी बातें पकड़ ली, मुझे भी पता नहीं था लोग ये भी देखते हैं मेरे अंदर। तो कहने का तात्पर्य क्या है, ये भी अभ्यास का भाग था, ये कोई मेरा परिचय नहीं था। और चलते चलते बहुत अच्छा परिचय है। हमारा जो मस्तिष्क है ना, हमारे मस्तिष्क को चित्र याद रहता है। जैसे किसी ने कहा आपकी मुस्कान, किसी ने कहा अल्लड़ता, तो क्या है, मेरे हलचल से वो दिखती होगी, मेरे बोलने से वो दिखती होगी, या ईश्वर ने बनाते हुए ऐसे बनाया है कि वो इधर, मतलब मैं सिंपल भी बैठूं तो वो हंसी दिखती ही है। मैं हंसती नहीं हूँ पर वो दिखती है। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि हमारा जो मस्तिष्क है, मस्तिष्क को हमेशा चित्र याद रहते हैं। और जब हमने आपको सारी बातें बताई, हमने बताया कि वर्गाकार हाथ, तो वर्गाकार हाथ को अगर आप किसी की हथेली हाथ में लोगे तो वहां पे जब आप देखोगे तो एक चौरस्ता बनता है, 4 कोण बनते हैं। जैसे हम अब जो भी व्यक्ति यहाँ बोलता है तो उसके साइड से ये आयताकृति, ये ग्रीन ये बनती है। तो इस तरह से हम अगर हाथ देखते हैं वर्गाकार हाथ तो चौरस बनता है। कोनिक जो हाथ होता है वो थोड़ा सा लंबा सा होता है बादाम के जैसा। तो हमारे जो मस्तिष्क है ना, इसे चित्र याद रहते हैं। इसलिए हमारे मस्तिष्कों को आप, अपने मस्तिष्क को आप संस्कार जब देते हो तो चित्र के माध्यम से देते हो। और हमने शुरू में आपको इसीलिए जो
और आज के दौर के ऊपर स्पर्श चिकित्सा के अभ्यास एक चलता है कि स्पर्श चिकित्सा से जाना तो हमने आपको हाथ में हाथ मिला के सेकंड करके हमने आपको हाथ की मजबूती के बारे में बोला था कि उससे आप व्यक्ति के व्यक्तित्व को देख सकते हो, समझ सकते हो। हाथ को अगर हम पीछे मोड़ते हैं तो वो व्यक्ति कितना स्वभाव से, कितना मस्तिष्क से झुकने वाला, नम्रता से रहने वाला, कठिनाई से रहने वाला, अपनी अपनी एटीट्यूड में रहने वाला, ये बातें हम वहां से देख सकते हैं। हमने आपको मूल अभ्यास से पहले ये सारी बातें क्यों बताई कि हमारे मस्तिष्क को जब तक हम चित्र नहीं देंगे तब तक हमारे मस्तिष्क को आप समझ नहीं आएगा, हमारे मस्तिष्क को हम समझ में नहीं आएगा। इसलिए हमेशा ध्यान रखिए। आज आचार्य जी ने रिवीजन लिया, रिवीजन के अंदर जैसे मैंने बोला था कि सूर्य की अंगुली, रवि की अंगुली मतलब ये, गुरु की मतलब ये, बहुत अच्छे से जवाब दिए गए। तो वो क्यों हुआ? वो इसलिए हुआ कि हमने उस दिन इस अंगुली को स्पर्श करते हुए हमने बताया था। यानी हमने क्या किया था, हम बोल मुख से रहे थे, ये तर्जनी है, ये मध्यमा है, ये अनामिका है, ये कनिष्ठिका है और ये अंगूठा है। अगर हम ऐसा बोलते थे अंगूठा होता है, ये होता है, वो होता है, वो होता है, ऐसा अगर हम करते तो आप देखो कंफ्यूज होते कि ऐसा मतलब कौन सा, ये है कि ये है कि ये है कि ये है। लेकिन हमने जब एक एक आपको ये दिखाया इस तरह से, तो हमारे मस्तिष्क को हमेशा चित्र याद रहता है, हमारे मस्तिष्क को हमेशा जो होता है सीन याद रहता है, हमारे मस्तिष्क को हमेशा कोई स्टोरी याद रहती है। तो ज्यादा से ज्यादा आप इस बात को स्मरण करोगे, इस बात को ध्यान रखोगे, अपना जब रिवीजन भी करोगे तो इन बातों को इस तरह से जब आप याद करोगे तो आपको कोई ज्यादा नोटबुक की, कोई ज्यादा लिखे हुए आपके नोट्स की काय की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि मैंने इसे नीचे देखा और फिर सामने बोला। आपको जो है तो कोई भी बात आपको सरल देते आएगी। ठीक है, तो आज अब हम अभ्यास करेंगे। देखिए, अब किसी को कुछ याद आता है क्या? अगर कुछ मुझसे भी भूल जाए तो मुझे बता देना, क्योंकि मैं भी कभी कभी भूल जाती हूँ। तो हम सब लोगों ने सबसे पहले हाथ की मजबूती देखी थी, उसके बाद में हमने त्वचा देखी थी, हमने रंग देखा था, उसके बाद में हमने हाथों की बैठक देखी थी, उसके बाद में हमने हाथ के 7 प्रकार देखे थे। अब वो सब आपने सुने हुए हैं, लिखे हुए हैं, या उसके बारे में हम आगे जब सिखाएंगे तब ये करेंगे। लेकिन हमने 7 हाथों के प्रकार देखे थे, हमने अंगुलियों के भी उसी तरह से बोले थे। उसके बाद में हम आए थे कि हमारी जो पंच तत्व है, 5 एलिमेंट्स, इसके बारे में किसी ने नहीं याद रखा कि 5 एलिमेंट्स क्या होता है। अग्नि तत्व है, पृथ्वी तत्व है, आकाश तत्व है, जल तत्व है, और लास्ट वाला क्या है किसी को याद? जिसको याद है वो राइस हैंड करे, बाकी क्या रहे? रंजन पाटिल जी बोलना चाहेंगे 5वां तत्व। हाँ, दूसरा हो गया पृथ्वी तत्व। देखिए, याद रखिए फिर से, अग्नि तत्व, पृथ्वी तत्व, आकाश तत्व, जल तत्व और 5वां होता है वायु तत्व। हाँ, हमने इन 5 तत्वों के ऊपर बोला था। इन 5 तत्वों का हमने आपको जानकारी दी थी, इन 5 तत्वों के गुण बताए थे, और यह 5 तत्व हमारे शरीर के अंदर होते हैं, और इन्हीं 5 तत्वों का आईना हमें, बिल्कुल सही, तो इन्हीं 5 तत्वों का आईना हमें हमारे हाथों के ऊपर दिखता है। जिस व्यक्ति के अंदर जिस तत्व की मात्रा ज्यादा होती है, उस व्यक्ति की आकृति, प्रकृति, स्वभाव, आकृति माने कि वो दिखने में वैसा होता है कि जैसे वो अग्नि तत्व वाला व्यक्ति अगर होगा तो वो थोड़ा सा चंचल, भाग दौड़, उसके अंदर अति मतलब कुछ करके दिखाने की जो उसमें उर्मी होगी, तो वो ज्यादा मोटा नहीं होगा, उसको कितने भी काजू बादाम खिलाओ वो स्लिम ही रहेगा। फिर आगे जैसे
पृथ्वी तत्व वाला व्यक्ति है। पृथ्वी तत्व वाला व्यक्ति जो है वो भरा पूरा होता है। आकाश तत्व वाला व्यक्ति जो होता है वो दुबला हो या पतला हो, लेकिन वो ऐसा थोड़ा चंचल सा होता है। लेकिन चंचलता में भी उसके ठहराव होता है। वो मानसिक रूप से बड़ा ही इतना स्थिर, सरल, सौम्य, ऐसा बोलने वाला, रहने वाला, क्योंकि ऐसे लोग स्पिरिचुअल के ओर जल्दी प्रोग्रेस होते हैं। जिसको ध्यान, धारणा, उपासना के लिए जो है तो आकाश तत्व बहुत ज्यादा उपयोग का होता है। आकाश तत्व वाले लोग जो होते हैं कि ऐसी बातों में, जैसे रेकी मास्टर किसी को बनना है, हम लोग करियर देखते हैं ना। एक्चुअल में आप बोलोगे पंचतत्व का क्या काम है, तो करियर चुनने के लिए पंचतत्व बहुत ज्यादा काम आते हैं। कि आप बोलोगे कि ज्यादातर क्या होता है, आप बोलिएगा मुझे कि मुझे पढ़ाई करनी है, मुझे पढ़ाई करनी थी, तो उस समय क्या हुआ कि मेरा इंटरेस्ट था एक विषय में, मेरे पापा मम्मी ने मुझे डाल दिया दूसरे विषय में। अब वहाँ पे मजबूरी कुछ भी हो सकती है। मेरे सिटी में वो कॉलेज नहीं था, मेरे माता पिता की आर्थिक स्थिति नहीं थी, मेरे माता पिता के पास जो ज्ञान नहीं हो सकता है कि भाई उनकी खुद की ज्ञान, उस विषय की रुचि, उस विषय के बारे में उनका इंटरेस्ट, या उस विषय के बारे में कुछ थोड़ा सा समय से आगे जाने की जो भी कोई एक व्यक्ति की तमन्ना होती है। ऐसे XYZ हजार विषय होते हैं कि हमारे जीवन में कुछ बातें नहीं मिलती है। या आज जितनी डिग्रियां चल रही है, आज जितना कॉलेजेस है, आज जितनी ब्रांचेस है अभ्यास की, इतनी एक समय में नहीं थी। तो कहीं ना कहीं सुप्त इच्छा होती है हमारे अंदर, और हम क्या करते हैं, हमारे बच्चों के अंदर वही देखना चाहते हैं। अब हमारे बच्चे को बनना होता है आर्टिस्ट, और हम सपने देखते हैं डॉक्टर बनाने के। हमारे बच्चे को बनना होता है इंजीनियर, और हम उसको बनाना चाहते हैं बिजनेसमैन। हम कहते हैं ना कि पुरखों का बिजनेस है, इसे कौन संभालेगा, तेरी लाख रुपए की सैलरी को क्या करता है, यहाँ पे रोज 2 लाख का टर्नओवर होता है। लेकिन अगर उस बच्चे का अगर वर्गाकार हाथ नहीं है, अगर उस व्यक्ति के अंगुलियों के अंदर गठान नहीं है, गठान क्या देती है हमारे अंगुलियों की, हमें बहुत ज्यादा सोच विचार, किसी भी विषय को, निर्णय को चयन करने को। बिजनेस के अंदर क्या होता है, रिस्क होती है, नुकसान सहने की भी। जितना फायदा होता है उतना नुकसान भी होता है। और बिजनेस करते समय बिजनेसमैन को फायदा कैसा कमाना है ये तो उसके आंतरिक से होता ही है, लेकिन नुकसान सहने की ताकत उसके अंदर होनी चाहिए। जिस व्यक्ति के अंदर नुकसान सहने की ताकत नहीं है, वो कभी अच्छा बिजनेसमैन नहीं बन पाता है। और इसीलिए ज्यादातर लोग क्या कहते हैं कि बच्चे को अच्छे से पढ़ाओ, अच्छे से डिग्री दो, उससे सरकारी नौकरी लगाओ। हमारे यहाँ सरकारी नौकरी का जो महत्व है, सच में बोलना, क्या सब लोग देश की सेवा करने के लिए सिर्फ सरकारी नौकरी में लगते हैं क्या? लगते हैं, बिल्कुल एक 15% लोग। बाकी के लोग क्या, 8 से 10 घंटा जॉब पे जाएगा बच्चा, सिक्योरेट जॉब करेगा, AC में बैठेगा, सिग्नेचर करेगा, सरकारी काम 6 महीना लाम, बराबर है। तो इस तरह से करेगा, सैलरी लेके आएगा, बीवी बच्चों के साथ घूमेगा। सैटरडे को हाफ डे, संडे को फुल डे, सोमवार को प्रथम दिवस, मंगलवार को गर्दी, बुधवार को लाइन लगी है, गुरुवार को देखेंगे, शुक्रवार को, अब परसों देखेंगे। क्या इसी तरह से वो काम का नियोजन होता है। कहने का तात्पर्य क्या है कि 5 एलिमेंट्स हमें आपके अंदर क्या क्षमता है और आपने क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसका हमें गणित देता है। दूसरी बात, हर कोई बहुत बड़ी बड़ी डिग्रियां नहीं ले पाता है, फिर उसने क्या करना चाहिए? फिर उसने क्या बिल्कुल गिरा हुआ कोई काम करना है जो उसकी बुद्धि से, उसके शरीर से, उसके मस्तिष्क से नहीं हो पाता है। गिरा हुआ का मतलब क्या है कि जो कार्य उस व्यक्ति को किसी भी स्तर के ऊपर उससे किया ना जाए, ऐसा कार्य, या कुछ काम ऐसे होते हैं कि हमारे पूर्णतः पीढ़ी ने नहीं किए और हम अब कैसा करें। लेकिन काम छोटा या बड़ा नहीं होता है, काम का तरीका जो होता है, काम करने की जो क्षमता होती है, काम करने की जो पद्धति होती है, वह उस काम को बड़ा या छोटा बनाती है। देखिए, एक ही कंपनी होती है,
यहाँ पर किसी एक का ऑडियो आप अगर स्टार्ट रखते हो तो मुझे समझ में आएगा। मेरी आवाज सब तक सही से आ रही है? आ रही है, आ रही है। यदि कोई आवाज रुक जाए तो बोल देना। कोई नहीं, बता देंगे जब रुकेगी। हाँ, तो एक ही कंपनी होती है जहाँ पे 10,000 पेमेंट लेने वाला भी व्यक्ति काम करता है, 50,000 पेमेंट लेने वाला भी काम करता है, 1,00,000 रुपए लेने वाला भी करता है। तो कैसे करता है? हर व्यक्ति की अपनी क्षमता होती है, हर व्यक्ति की अपनी वैल्यू होती है, और हम है ना, हमारी वैल्यू ही नहीं पहचानते। हमें तो बस रटा गया है कि तेरी इतनी डिग्री है, तेरी इतना शिक्षण है, तेरे इतना नॉलेज है, और तू तो यही कर सकता है, तेरे को इतना ही मिलेगा और तूने इतना ही करना है। उस चौकोर के आगे हम जा ही नहीं पा रहे हैं। हमने ना हमारे बहुताल में एक लक्ष्मण रेखा बना रखी है, तो हमें इस लक्ष्मण रेखा से अगर बाहर आना है तो हस्त रेखा को सीखना होगा। हमें अगर हमारे इस लक्ष्मण रेखा से बाहर जाके अगर ऊंची उड़ान भरनी है तो हमें अपने आप को पढ़ना होगा, हमें अपने आप को समझना होगा। हनुमान जी की शक्तियों को जागृत करने के लिए जामवंत आए थे, हमें हमारा जामवंत स्वयं बनना होगा, क्योंकि हमारे ग्रंथों में इतना कुछ हमें देकर गए हैं कि इस ज्ञान विज्ञान का हम उपयोग बस अपने आप के लिए कर ले, हमारे बच्चों के लिए और हमारे परिवार के लिए कर लिए तो भी बहुत है। कोई आपको बहुत ज्यादा ज्ञानी बन के ज्ञान बांटते फिरने की आवश्यकता नहीं है। स्वयं से शुरुआत करो, आपके अंदर चेंजेस दिखेंगे, आपके अंदर बदलाव दिखेंगे। लोग आपको पूछेंगे कि आप तो सालों से ऐसे जीतते आए हो और अचानक ऐसे क्या हो गया? आपको क्या अलादीन का चिराग मिल गया क्या, जो आप इतना हर बात से आप निखर गए, प्रखर गए, आपको इतना सब फटाफट हो रहा है? आपके साथ तो सारे लोग अच्छे रहते हैं, वो तो हमारे और देखे तो मुंह फुलाते हैं और आपसे बड़े मीठे बोलते हैं, हमें तो चाय भी नहीं पिलाते, तुम्हें तो मिठाई खिलाते हैं, और ऐसा क्या है? तो ये क्या है? तो ये हस्तरेखा मानस शास्त्रीय अभ्यास है। यह व्यक्ति की जीवन की जीवन शैली का अभ्यास है, यह मस्तिष्क का अभ्यास है। आप जब किसी को जानने लग जाते हो और आप अपने आप को पहचानने लग जाते हो कि मेरा स्वभाव ये है, सामने वाले का स्वभाव ये है, मेरी क्षमता ये है, उसकी क्षमता ये है, तो हम जब ये जानने लग जाते हैं तो हमारी क्रिया बदल जाती है, हमारी कार्य प्रणाली बदल जाती है। जब हमारी पहले सोच बदलती है, कोई भी विचार मन में आता है, हमारी मीनूश्री ने, मैं सुनती हूँ, मेरा पूरा इधर ध्यान होता है। सबको लगता है मैं इसको उसको देख के ये कर रही हूँ, या कभी कभी मेरा वीडियो भी बंद होता है। लेकिन मीनूश्री जी ने एक बहुत अच्छी सी कहानी बोली थी अभी पिछले हफ्ते कि आंखों ने देखा। कहानी सबको याद आ गई होगी, मैं कहानी नहीं सुनाऊंगी। आंखों ने देखा, दिल रोया, दिल ने देखा, आंखें रोई, ऐसी कोई वो कहानी थी, वो आम वाली। हाँ, बराबर है। तो हमारे सारे ऑर्गन्स एक दूसरे को ये हुए थे। तो उसी तरह से क्या होता है कि जब हमने अपने आप को देख लिया तो हमें दुनिया को अलग से देखने की आवश्यकता नहीं है। हमने अपने आप को पहचान लिया तो हमें दुनिया को अलग से पहचानने की आवश्यकता नहीं है। हमारी क्रिया में धीरे धीरे ऐसा बर्ताव होने लग जाता है कि हम उस तरह से कार्य करने लग जाते हैं। जिस तरह से आंखों ने तो बाद में देखा फल को, आंखों की तो सिर्फ नजर गई, कहीं ना कहीं मन में आम खाने की इच्छा थी ना, इसलिए तो आंखों ने इधर उधर देखा। कहीं ना कहीं बीजारोपण पहले मन के अंदर था। कहानी में भी कहानी है कि मन में आम खाने का विचार था, चलते चलते मिल गया पेड़ और आंखों की नजर जो है वो पेड़ के ऊपर गई। फिर मन ने बोला कि मुझे आम खाना है, फिर हाथों ने तोड़ा, फिर मुख ने खाया, फिर पीठ ने मार खाया और आंखों से आंसू आए और फिर दिल रोया। ऐसी कोई तो वो गोल घुमा के कहानी थी। कहने का तात्पर्य क्या है कि कोई भी विचार हमारे पहले मन में आता है। हमारे मन में किसी के प्रति प्रेम आता है, गुस्सा आता है, लोभ आता है, राग आता है, अनुराग आता है, प्रेम आता है, पहले हमारे हृदय में आता है। फिर हम उसके बारे में क्रियात्मक क्रियाएं करते हैं। जैसे हमें गुस्सा आया तो कुछ उठा के मार दिया,
अगर हमें प्रेम आया तो गले लगा लिया, किसी प्रेमी से प्रेम आया तो गुलाब का फूल दे दिया, है ना, बराबर है ना। और फिर अगर हमें किसी के प्रति द्वेष आया तो गाली दे दिया, चुगली कर दिया। ये सब कब होता है? पहले मन में विचार आते हैं, फिर हमारी मस्तिष्क रेखा क्रिया करती है, और फिर उसका हमें क्या मिलता है, उसका फलित क्या होता है आगे? उसका फलित होता है हमारी, हम जो भाग्य रेखा बोलते हैं, हमारा भाग्य। भाग्य कुछ नहीं होता है, रोज का भाग्य हम लिख रहे हैं। मैं रोज अगर खिलखिलाऊंगी तो सबको मुस्कुराती हुई माँ दिखूंगी, और अगर मैं डांटने लग जाऊंगी तो क्या पता क्या बोलूंगे, है कि नहीं। तो मैं रोज अपना भाग्य लिख रही हूँ ना, कल मुस्काई इसलिए आज दिखी, कभी डांटूंगी तो वो भी दिख जाऊंगी। हाँ, तो इसी तरह से आप सब लोग इतने सुंदर तरह से यहाँ पे सुन रहे हो, पढ़ रहे हो, तो आज मैंने कह दिया कि आप सच में अंतरंग से साधक हो, उपासक हो, और जन्म जन्मांतर के अभ्यास की कोई तो अपनी साधना अधूरी लेके आए हो, जो हम सब मिलके यहाँ पर पूर्ण कर रहे हैं। हम सब अपना समय एक दूसरे को दे रहे हैं, बस इस समय का अच्छे से उपयोग करो, क्योंकि ज्योतिष को उपयोग दोगे, ज्योतिष बन जाओगे, नेचुरोथेरेपी को दोगे, अच्छे मास्टर बन जाओगे, आप मेडिटेशन को दोगे, अच्छे रेकी मास्टर बन जाओगे, हीलर बन जाओगे, हाँ, निम्रो को दोगे, निम्रोलॉजिस्ट बन जाओगे, कुछ तो बनोगे। क्या, कुछ ना कुछ तो बनोगे, नहीं कुछ बना तो एक अच्छे इंसान तो बन जाओगे। ऑलरेडी हम हैं, अच्छे हैं और अच्छे बन जाओगे, और दो चार अपने जैसे बना भी जाओगे। तो ये मतलब हर चीज की क्रिया की प्रक्रिया होती है, हर चीज का अपना एक रिफ्लेक्शन होता है। तो आज के अभ्यास में हमारा विषय यही है कि जब हमारे मन में बात आती है, मतलब हमारी अंतकरण रेखा होती है, हम उसके ऊपर क्रिया करते हैं, ये हमारी मस्तक रेखा होती है, फिर उससे जो भी उत्पन्न होता है ये हमारी भाग्य रेखा होती है। और फिर भाग्य रेखा क्या होती है कि वो चीज आपको सहज मिल रही है क्या, उसके लिए आप बहुत प्रयास कर रहे हो क्या। कोई भी वस्तु आपको अगर सहजता से मिल जाती है, फिर वो स्तुति हो या राग हो, फिर वो आपको प्रेम हो या द्वेष हो, जो भी चीज आपको आसानी से अगर मिल जा रही है बिल्कुल ना मांगते हुए, तो वहां पे हमारी रवि रेखा काम करती है, जो कीर्ति देती है। कीर्ति और प्रसिद्धि तो दो लोगों की होती है ना। कोई आप कार्य अच्छा कर जाओ तो भी प्रसिद्धि होती है, और कोई बुरा कार्य करो, कसाब की भी प्रसिद्धि हुई थी, बराबर है ना, और विवेकानंद जी की भी प्रसिद्धि हुई थी, लेकिन दोनों की प्रसिद्धि के अंदर अंतर था। तो ध्यान से सुनिए कि हमें सोचना है, हमें समझना है कि हमें प्रसिद्धि काय में चाहिए। हमें समझना है कि हमारे अंतरंग में क्या विचार आना चाहिए। हमें समझना है कि हमारे अंतरंग में आए हुए विचार के ऊपर हमें क्या क्रिया करनी है। हमें समझना है कि हमारे मन में विचार आया था, हमने क्रिया की, उसका फल हमें भोगना ही है, फिर वो अच्छा हो बुरा हो जो भी हो, ये हमारा भाग्य रेखा है। और हमें ये जो कुछ मिल रहा है इसकी सहजता हम जन्म जन्मांतर से हम लेके आए हैं, हमारे साथ हम वो लेके आए हैं, हम उसे अचीव कर रहे हैं। और इसी के साथ फिर होती है मिलन रेखा। मिलन रेखा जो होती है वह हमारे साझेदार की रेखा होती है। बाद में हमारी हाथों पे आती है आरोग्य रेखा। आरोग्य रेखा क्या होता है? हमारा मानसिक आरोग्य होता है, हमारा शारीरिक आरोग्य होता है, हमारा आर्थिक आरोग्य होता है। तो आरोग्य रेखा से हम यह सारी बातों का गणित लगा सकते हैं। और हमारा आरोग्य कब प्रबल होता है? जब हमारा मन मस्तिष्क अच्छा होता है, जब हमारे विचार अच्छे होते हैं, जब हमारा किसी भी बात की ओर देखने का सकारात्मक दृष्टिकोण होता है। विपरीत से विपरीत परिस्थिति के अंदर हमारी कर्म करने की गति होती है, तब हमारा आरोग्य अच्छा ही होगा, क्योंकि हम अंदर से कुछ तो करना चाहते हैं, हम अंदर से कुछ तो समझना चाहते हैं। तो ये सारी बातें हम कैसे और क्या देखेंगे। अब आगे के बातों को और नोट डाउन कीजिएगा। अब हमने हाथों की जो विभागनी की थी सत्व रज तम, हमारे अंगुलियों के ऊपर भी सत्व रज तम होता है, तथा हमारे हाथ में भी जो है तो सत्व रज और तम, ये तीन हिस्से जो होते हैं आगे से, सत्व रज और तम, ये जो हमारे तीन हिस्से हैं ये उसी तरह से होते हैं। उसी तरह से सबकॉन्शियस, कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस, ऐसे तीन विभाग होते हैं।
चेतन मन, अवचेतन मन और अंतर्मन अभी जो चल रहा है वो, ये जो 3 बातें ये मेडिटेशन में भी हमें बताया गया है कि चेतन मन क्या करता है, अवचेतन मन क्या करता है। अवचेतन मन पीछे से चुई 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 करते रहता है अंदर से, ये करना है, वो करना है, इधर जाना है, उधर जाना है, स्विच वर्ड की क्लास करनी है, इसका स्विच वर्ड, उसका स्विच वर्ड, उसका स्विच वर्ड, और सामने से कोई मिल जाए तो एक भी ढंग का याद नहीं आता है, क्योंकि ठीक से याद ही नहीं किया, क्योंकि ठीक से ध्यान ही नहीं दिया। ऐसे होता है। मैं तो आज क्लास में जाऊंगी तो ये बोलूंगी, वो बोलूंगी, लेकिन सीक्वेंस ही नहीं लगाई ना, तो क्या बोलूंगी। तो ये होता है। तो अवचेतन मन के अंदर तो बहुत सारी बातें होती है, लेकिन चेतन मन उस पे सच में कितना कार्य कर रहा है, आप आपके काम को कितना प्रोग्रामिंग कर रहे हो, आप क्लास में बैठने से पहले आज क्या हो सकता है इसका कभी अनुमान लगाते हो क्या? आप आज हमारी क्या क्लास है, इससे जुड़े हमें क्या सवाल आ सकते हैं, मुझे इसमें से क्या जानना है, मेरे कोई सवाल है क्या, इसे हमने कभी पेज पे लिख के रखा है क्या, या इधर पूछेंगे किसी को कुछ सवाल है क्या, फिर ऐसे हाथ लगाएंगे, फिर कुछ तो बाहर आएगा, फिर वो भी आधा ही आएगा, जिसका जवाब ना आपको समझ आता है, और देने वाला जो वो तो देने वाला बराबर ही देता है, लेकिन उससे आपकी खुद की ही लिंक नहीं होती है। मेरा भी ऐसे होता था, मैं ये आपकी बात नहीं बोल रही हूँ, ये मेरे तब के अनुभव बोल रही हूँ मैं, मतलब यहाँ पे कोई बुरा ना मानना कि मुझे बोल रहे हैं करके। तो हमारी खुद की जब प्लानिंग नहीं होती है, हमारी खुद की जब कोई तैयारी नहीं होती है, तब हमें सामने से आने वाला जवाब पे भी हम कंफ्यूज होते हैं। हाँ बोला होगा, हम उस पे ठीक से चिंतन नहीं करते हैं, लेकिन सवाल ऐसा करो कि जिसपे खुद 4 बार चिंतन करो, क्योंकि आपके अंदर ही सब भरा है। यथि पिंडी तथि ब्रह्मांडी, बहुत सारे जवाब आपको आपके अंदर ही मिल जाएंगे। जो नहीं मिल रहा है वो आप पूछ लीजिए, उसका आपको और डीप में मिल जाएगा। तो ये सारी बातें हम कहाँ से करेंगे? ग्रास्पिंग पावर। ग्रास्पिंग पावर हम कहाँ से देखेंगे? ग्रास्पिंग पावर हम देखेंगे हमारी अंगुलियों से। हमारी जो ये अंगुलियां होती है, ये लंबी होती है, ये छोटी होती है, ये मध्यम होती है। अब ये लंबी है, ये छोटी है, ये मध्यम है, ये कैसे देखेंगे? हम जब हथेली को मोड़ते हैं, हम जब अपनी हथेली को मोड़ते हैं, हथेली अगर हमारी मध्य तक आके ऐसे, जैसे वो बंदर ऐसे पकड़ता है ना ऐसी टहनी को, ऐसे अगर हमारी आती है तो हमारी अंगुलियां छोटी है। अब मेरी अंगुलियां नीचे जा रही है, मध्य से भी नीचे जा रही है, यानी कि ये थोड़ी सी लंबी है, मध्यम है, और उससे भी नीचे जो बिल्कुल इधर आ जाती है हमारी मणिबद्ध तक, हमारी कलाई के आसपास, उनको लंबी अंगुली बोलते हैं। तो हमारी जो अंगुलियां होती है 3 तरह की होती है। इसमें जो छोटी अंगुली वाले जो लोग होते हैं ना, इनके अंदर बहुत ज्यादा गड़बड़ होती है। ग्रास्पिंग पावर इनका अच्छा होता है, हर बात को फटाफट 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 अंदर ले लो, हर बात को समझ लो, हर बात को सुन लो, ये भी कर लिया, वो भी कर लिया, वो भी कर लिया, यानी कि जो आ रहा है वो सरल जा रहा है, जो आ रहा है वो सरल जा रहा है। और लंबी अंगुलियां वाले जो लोग होते हैं, लंबी, जैसे देखिए ना आप, एक सिंपल सा ये है, कोई आप एक पाइप ले लो, पाइप के अंदर आप इधर से पानी लो, इधर डालो, छोटा पाइप होगा इधर जाएगा, इधर से निकल जाएगा, और लंबा पाइप होगा तो क्या होगा, वही मग भर पानी आप डालोगे तो उसको जाने तक समय लगेगा। तो उसी तरह से ये जब अंगुलियां थोड़ी सी लंबी हो जाती है ना, तो आपके अंदर जाने वाली हर बात धीरे 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 जाती है, लेकिन वो ऐसी जाती है कि वो आपके अंदर, मस्तिष्क के अंदर वो पूर्णतः ठस जाती है, उधर ही रुक जाती है, क्योंकि वह सारी बातें जो होती है इतनी धीरे धीरे जाती है। और कोई भी बात, जैसे मैं बहुत फट फट भागते हुए बोलूं एक्सप्रेस के जैसे, तो 4 शब्द आपके मस्तिष्क में आएंगे और 4 शब्द नहीं आएंगे। और अगर मैं थोड़ा सा रुक रुक के धीमाई से पॉज लेते हुए अगर बोलती हूँ तो आपको वो बात समझ में आएगी। तो हमारी जो छोटी अंगुलियां होती है, यह किसी भी बात को बहुत जल्दी ग्रास्प करती है, बहुत सारी बातों को ग्रास्प करती है। और लंबी अंगुलियां जो होती है, वह जो हमारी जो लंबी अंगुलियां जो होती है, वह हर बात को धीमे धीमे धीरे धीरे अंदर लेती है, लेकिन हमारे वो मस्तिष्क के अंदर उन बातों का इतने अच्छे से बीजारोपण होता है,
इतने अच्छे से वो संचयित होती है कि आपको कोई बात अगर 10 साल बाद भी पूछे तो वो बात आपको याद रहती है। तो ये हो गया अंगुली का विषय यहाँ पर, लंबाई का। फिर अंगुलियां कैसी होती है, नुकीली भी होती है, अंगुलियां चौड़ी भी होती है, चौकोर आकार भी होती है, चमसाकार भी होती है। तो चमसाकार वाली जो अंगुलियां होती है वह संशोधक लोगों की होती है, जो लोग हमेशा कुछ ना कुछ संशोधन, अपना कुछ अलग वो बनाते हैं मंतव्य। किसी भी चीज के पीछे का वो डीप में है तो चिंतन करते हैं, किसी भी बात के पीछे का कारण जानने की कोशिश करते हैं। और अगर वह बात उनको लगता है कि नहीं ये परंपरा से ऐसे होते आया है और इसमें क्या फायदा है फिर, या इसका बहुत फायदा है, तो बहुत फायदा है तो हम कैसे ले, और अगर नहीं फायदा है तो इससे हम नया क्या निर्माण करें, इसके ऊपर उनके खुद की बुद्धि चलने लग जाती है और फिर वो एक अपना संशोधन बनाते हैं। और ये लोग स्वतंत्र विचार के होते हैं, अपने अपने विचारों से एक ऐसी कोई चीज ढूंढ लाते हैं, ऐसा चिंतन करते हैं, ऐसा कोई शोध करते हैं कि इनके संशोधन से जीवन के लिए, पर्यावरण के लिए, समाज के लिए एक नया विषय बन जाता है, एक नया उपलब्धि हो जाती है। जैसे आइंस्टाइन ने शोध लगाए, बल्ब का लगाया, इसका लगाया, उसका लगाया, उसने 100 बल्ब 1000 बल्ब फोड़े लेकिन एक अच्छा सही हुआ। एप्पल है तो ऊपर फेंका और फिर वो नीचे आया, गुरुत्वाकर्षण का शोध है। दुनिया भर के अलग 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 साइंटिस्ट ने जो शोध लगाए वो क्या एक दिन में नहीं लगे हैं, उन्होंने बहुत सारे तिकड़म बनाए, ये हुआ तो क्या होगा, ऐसे किया तो क्या होगा, वैसे किया तो क्या होगा, और इस तरह से करते 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 उन्होंने एक नई चीज दी है। तो संशोधक वृत्ति इसमें चमसाकार में होती है। फिर बाद में जो नुकीला होता है, कोनिक जो होता है, कोनिक वाले थोड़े भावना प्रदान होते हैं, अंगुलियां हो या हाथ हो, भावना प्रदान होते हैं। तो भावनाएं भी किसमें होती है, कलाकार के अंदर। हम फिल्म देखते हैं तो निरूपा राय हाँ रोती है ना, बिल्कुल सबकी माँ लगती है वो, तो निरूपा राय हो गई, बहुत सारी हमारी ऐसी पुरानी हीरोइंस है, रीमा लागू हो गई। आज के इसमें भी हम सीरियल कलाकार देखते हैं कि वो लोग क्या पता क्या वो डालते हैं, ग्लिसरीन विसरीन ये वो और कुछ कुछ कलाकार तो ऐसे है कि वो लोग कुछ नहीं यूज करते थे, पर वो कला अपनी इस तरह से सादर करते थे कि उनके अंदर वो भाव आ जाते थे। किशोर कुमार जी के इतने सारे अलग 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 आवाज है कि अगर उन्होंने कोई ऐसा गीत गाया शराबी वाला तो हमें ऐसे लगता है कि शराब पीकर गाना गाया है क्या, हालांकि उन्होंने कभी बूंद भर नहीं पी है। उन्होंने कुछ गाने अल्लड़ से गाए, जबकि उनको हम देखो तो वो बड़े ही शांत सरल, ऐसे उनसे जब संवाद चलता था तो वैसे थे। और कुछ गाने उन्होंने इतने गमों के गाए हैं, हालांकि कोई ऐसा गम भी नहीं था। तो ये क्या है, ये कलाकार की कला है। कोई कलाकार इतना गंभीरता से, इतनी क्रूरता से रहता है। डैनी के बारे में, अमरीश पुरी के बारे में, हमें अमरीश पुरी का नाम अगर लिया तो हमें डर लगता था, बोगैम्बो खुश हुआ है कि नहीं, ऐसा अगर बोले कि वो अमरीश पुरी याद आता है। डैनी का डॉक्टर डैन कर्मा पिक्चर में, तो ये सारे जो पार्ट्स है तो इनको हम कहाँ से याद रखते हैं कि उनकी कला में इतनी जान थी, उनको जो भी पार्ट दिया जाता था वो उसके अंदर बिल्कुल घुस जाते थे। आपकी जानकारी के लिए बोलूंगी, महाराष्ट्र के एक कलाकार है, दिग्गज कलाकार है, मैं नमन करती हूँ उनको, नीलू फुले ने जीवन में कभी दारू पी नहीं थी। उनकी हर फिल्म में उनको शराबी बताया गया है और वो ऐसे एक्टिंग करते थे, ऐसी आवाज निकालते थे कि कोई बोलेगा कि ये डेली मेंबर है, कि भाई इसे तो दिन रात वही चीज चाहिए। जिस व्यक्ति ने बूंद को भी छुआ नहीं था, ऐसा व्यक्ति, यानी कि ये क्या थी, उनकी कला थी। तो कोनिक वाले जो होते हैं, निमुळता, जिसे कोणी इथे जर मराठी प्रेक्षक असेल तर आपण त्याला निमुळता हात बोलूया किंवा निमुळत्या अंगुळ्या बोलूया। तो कोनिक जो होते हैं, ये लोगों के अंदर कलात्मकता होती है, कला होती है, और इस कला के कारण यह उच्च कोटि के अच्छे प्रवर्तक भी बनते हैं,
प्रवचनकार के अंदर, कीर्तनकार के अंदर भी यह गुण काम आता है। कीर्तनकार भी भगवान के भाव में इतने विभोर से हमें लेकर जाते हैं कि हमें बिल्कुल वो श्री कृष्ण भगवान, वो राधिका, वो रासलीला ऐसे सब हमें दिखने लग जाती है। और कुछ कुछ उसमें के कोनिक वाले होते हैं ना, तो सारी गोपियों में उनको खुद भी एक गोपी दिखने लग जाती है। उनको लगता है कि मेरे साथ ही कान्हा जी रास रस रहे हैं। तो ये हो गए आज हम मुझे लगता है कि 5:04 हो गए हैं। तो आज हम 3 प्रकारों पे आए हैं। आज हमने बहुत सारी बातें देने की कोशिश की है। आज हम 10 मिनट किसी कारण से एक प्रोग्राम में थे और हमें फिर वहां पे अभी जाना है। हम वहां से 50 मिनट लेकर आए थे। तो आज हम अपनी वाणी को यहीं पे विराम देते हैं। आज की बात कितनी समझी और क्या क्या आपने सीखा, एक 5 मिनट हम चर्चा करेंगे और फिर बाद में हम इस आज की क्लास को हम विराम देंगे। तो फिर से मैं आप सबके अंतर में बसे परमात्मा को प्रणाम करती हूँ और आप सबका आशीर्वाद बनाए रखे। और मेरे से कोई शब्द त्रुटि होवे तो हमेशा मुझे क्षमा पात्र रखे। धन्यवाद।